हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेट के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त को, उस पे हम बात कर रहे हैं। और हमने कई सारे वीडियोस पे बात की। हमने 15 वीडियोज अभी तक आपको अपलोड कर दिए हैं और आपको प्ले लिस्ट में वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसपे हम जो है वो लगभग 70, लगभग नहीं, 75 क्वेश्चन पे बात की हैं। 75 क्वेश्चन मतलब 15 वीडियो, हर वीडियो जो है वो 5 क्वेश्चंस का है। और वीडियो थोड़ा एक घंटे आधा घंटे का वीडियो है, लगभग थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है काफ़ी, इसलिए। तो आई होप आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसके लिए फीडबैक भी देंगे कि मैं क्वेश्चंस को जो एक्सप्लेन करता हूँ उसमें कहाँ कमियाँ रह जाती है और उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। कहता है कि आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट का, उस असर का आइडेंटिफाई कीजिए ऑफ सी के प्रहलाद थ्योरी, थ्योरी ऑन करिकुलम डिजाइन इन टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन पर जो सी के प्रहलाद जी का जो थ्योरी है, करिकुलम डिजाइन की थ्योरी, सी के प्रहलाद जी की थ्योरी जो है करिकुलम डिजाइन की थ्योरी, वो करिकुलम डिजाइन की थ्योरी का टीचर एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। यानी सी के प्रहलाद थ्योरी, सी के प्रहलाद की जो थ्योरी है करिकुलम डिजाइन की थ्योरी, उस थ्योरी का टीचर एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहचानिए क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इनहैंस वैल्यू। क्या इससे वैल्यू इनहेंस हुआ? बिल्कुल। थ्रो इनोवेटिव करिकुलम एलिमेंट, इनोवेटिव करिकुलम एलिमेंट के जरिए टीचर एजुकेशन का वैल्यू इनहेंस हुआ। इनोवेटिव करिकुलम एलिमेंट का जो इस्तेमाल किया गया, इसके वजह से जो टीचर एजुकेशन है उसकी वैल्यू जो है वो इनहेंस हुई है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अलाइनिंग करिकुलम विद द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जब करिकुलम को एलाइन किया गया, जब करिकुलम को जोड़ा गया टीचर एजुकेशन में, तो इससे लॉन्ग टर्म गोल जो है, दीर्घकालिक लक्ष्य जो है हासिल हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दीर्घकालिक लक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ, एक लॉन्ग टर्म गोल हासिल हुआ। ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फोकस ऑन हाई इनकम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का जो इनकम है वो हाई हुआ? नहीं, स्टूडेंट के इनकम पे कोई बात नहीं की गई है, ये नहीं है, ये इसका इंपैक्ट नहीं है। स्टूडेंट के इनकम पर बात नहीं की गई, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा। अच्छा, इंटीग्रेटिंग कोर कंपिटेंसीज टू इनटू करिकुलम डेवलपमेंट। बिल्कुल, करिकुलम डेवलपमेंट में कोर कंपिटेंसी को इंटीग्रेट किया गया, शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ अनडिजर्व्ड स्टूडेंट, जो अनडिजर्व्ड स्टूडेंट है, जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट है, उनके नीड्स को एड्रेस किया गया ग्रुप विद इन द करिकुलम। करिकुलम में, बिल्कुल सही बात है, करिकुलम में जो अनडिजर्व्ड स्टूडेंट है, जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट है, जो वो स्टूडेंट जो हाशिए पर है, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको नीड्स को एड्रेस किया गया, बिल्कुल सही बात। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी, सी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, बच गया आपका आंसर नंबर 1। यानी कि ए बी डी और ई होगा, ए बी डी और ई होगा। यानी सी के प्रहलाद की जो थ्योरी है करिकुलम डिजाइन की, उसको अगर टीचर एजुकेशन में जो शामिल किया गया, जोड़ा गया, तो इससे क्या हुआ? वैल्यू इनहेंस हुए। क्या हुआ? हम आगे देखिए क्या हुआ। की कंसेप्ट ऑफ प्रहलाद थ्योरी अप्लाइड टू करिकुलम डिजाइन इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में जो प्रहलाद जी का जो थ्योरी था करिकुलम डिजाइन की, उसको जो अप्लाई किया गया, तो उससे क्या हुआ? वैल्यू क्रिएट हुआ। किस तरह से वैल्यू क्रिएट हुआ? इनोवेटिव करिकुलम एलिमेंट, जब इनोवेटिव करिकुलम एलिमेंट को शामिल किया गया तो वैल्यू क्रिएट हुआ। करिकुलम डिजाइन should incorporate innovative strategies and content that enhance the learning experience। करिकुलम डिजाइन शुड इनकॉर्पोरेट, करिकुलम डिजाइन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया इनोवेटिव स्ट्रेटजी को एंड कंटेंट को, दैट इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस, और इससे लर्निंग एक्सपीरियंस जो है इनहेंस हुआ, बेहतर हुआ।
कोर कंपिटेंसीज, स्किल एंड नॉलेज इंटीग्रेशन, जब स्किल को और नॉलेज को इंटीग्रेट किया गया, शामिल कर दिया गया कोर कंपिटेंसीज में। emphasizing the development of core competencies, core competencies के डेवलपमेंट को emphasize किया गया, जोर दिया गया, that are essential for teaching effectiveness. This could involve focusing on critical thinking, collaboration, communication skills and adaptability. इससे ध्यान दिया, इससे क्या हुआ, इन्वॉल्व, इससे बेहतर हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर हुआ, कोलैबोरेशन बेहतर हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुआ और एडेप्टेबिलिटी बेहतर हुई। और इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, एड्रेसिंग अनडिजर्व्ड ग्रुप, इससे अनडिजर्व ग्रुप जो थे, जो स्टूडेंट, जो बैकग्राउंड, जो अदर अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए थे, उनके नीड्स को एड्रेस किया गया। डिजाइनिंग करिकुलम दैट इज इंक्लूसिव एंड एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, जो डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन थे, जो वो स्टूडेंट जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए थे, उनके नीड्स को भी एड्रेस किया गया इसमें, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड और अनडिजर्व्ड बैकग्राउंड, साथ में उन लोगों को भी शामिल किया गया जो मार्जिनलाइज्ड थे, वो स्टूडेंट जो हाशिए पर थे, उनके वो स्टूडेंट जिनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी, उनको भी इसमें शामिल किया गया, शामिल करने में हेल्प मिला। और साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल अलाइनमेंट, और जब इनको इस डिजाइन करिकुलम डिजाइन को शामिल किया गया टीचर एजुकेशन में, तो इंस्टीट्यूशन जो थे जो था वो एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सका। स्ट्रेटजीज करिकुलम अलाइनमेंट, इंश्योरिंग दैट द करिकुलम अलाइन विद द लॉन्ग टर्म गोल्स, ये तय किया गया कि करिकुलम जो है वो लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन हो, जुड़ा हुआ हो, करिकुलम ऐसा हो ताकि इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्ग टर्म गोल को हासिल कर पाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज फोस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा मिल सके, कम्युनिटी इंगेजमेंट को बढ़ावा मिल सके, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी एंड सोसाइटी, और स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जा सके ताकि वो समाज में एक सकारात्मक असर ला सके। तो ये इम्पैक्ट पड़ा जब प्रहलाद थ्योरी, करिकुलम डिजाइन की थ्योरी को जब टीचर एजुकेशन में शामिल किया गया, तो ये इम्पैक्ट देखने को मिला, वैल्यू क्रिएट हुआ उससे, कोर कंपिटेंसीज हुआ, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबिलिटी इससे आई, और लॉन्ग टर्म गोल जो है हासिल करने में मदद मिल सका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं होगा। हाई इनकम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के इनकम पर फोकस किया गया, ये नहीं है, बाकी ए है, बी है और डी है और ई है, इसलिए आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मेथड ऑफ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है मेथड ऑफ डिफरेंस, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, और वो है एग्रीगेट इवेंट, और है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, और इधर है एजम्पशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, थ्रेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, एजम्पशन एंड रैंडमाइजेशन एंड मिल्स कैनन। देखिए एक बात समझिए कि ये क्वेश्चन शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आई होप, मुझे इतना तो समझ में आता है कि आपने सिलेबस में इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप ये बात समझिए कि मेथड ऑफ डिफरेंस जो है, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये एक 5 लॉजिकल इंडिकेटर्स है, 5 लॉजिकल इंडिकेटर्स, और ये 5 लॉजिकल इंडिकेटर जो है वो मील दिया है, मील, और उस 5 लॉजिकल इंडिकेटर्स को मील कैनन कहते हैं, मील कैनन। उस 5 लॉजिकल इंडिकेटर में एक है मेथड ऑफ डिफरेंस, 5 में एक है मेथड ऑफ डिफरेंस जो हम अभी पढ़ेंगे, तो इसलिए ए का हो जाएगा 4 नंबर, ए का 4, तो ये का 4 हो गया। तो अब देखिए ये खत्म हो गया, ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया ये फर्स्ट, खेला खत्म, दैट्स इट। बात समझे कि नहीं समझे आप? जो मेथड ऑफ डिफरेंस है, वो मेथड ऑफ डिफरेंस है वो एक स्ट्रॉस मील है, स्ट्रॉस मील के 5 लॉजिकल इंडिकेटर्स है, उस 5 लॉजिकल इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर है मेथड ऑफ डिफरेंस, और 4 और हैं जो देखेंगे अभी। तो इसलिए ए का तो 4 नंबर हो गया, और जब आप इतना पता है तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आप टिक मार दीजिएगा।
ठीक है। और दूसरा है जो बी नंबर है, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। ये लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल जो है इसका ये क्या है, मतलब सिंगल वेरिएबल का कानून ये क्या है? जो सिंगल वेरिएबल का कानून है ये बताता है कि एट ए टाइम आप एक ही वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। एट ए टाइम यानी एक समय में आप एक ही वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एजम्पशन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मान्यता है, इसलिए एक बी का हो जाएगा फर्स्ट। बी का एजम्पशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक मान्यता है, एक एजम्पशन है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब होता है कि आप एक टाइम में एक ही वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अच्छा, जब आप सैंपल को रेंडमाइज करते हैं, जब आप सैंपल लेते हैं तो सैंपल का रेंडमाइजेशन का जो रेंडमाइजेशन के माध्यम जो सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो उस रेंडमाइजेशन का भी कुछ मान्यताएं, कुछ एजम्पशंस हैं। अब वो एजम्पशन है क्या है कि जब व्हाइल इंडिविजुअल इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ एक्यूरेसी, जब इंडिविजुअल इवेंट, जब कोई व्यक्तिगत चीजें, इवेंट अगर वो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है तो एग्रीगेट इवेंट कैन, तो सामूहिक तौर पर वो अच्छे से प्रिडिक्ट हो सकता है। जब कोई सिंगल इंडिविजुअल इवेंट अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा है, एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है, तो एग्रीगेट इवेंट कैन, तो उसको सामूहिक तौर पर हम उस इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये है एजम्पशन ऑफ रेंडमाइजेशन का एजम्पशन। और उसके बाद है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग जो है ये थ्रेड है एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी का, इसलिए इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर और इसका हो जाएगा थर्ड नंबर। इसलिए आंसर होगा आपका ये 3 नंबर आंसर। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं इस बात को। मिल्स कैनन जो मैंने अभी कहा, मिल्स कैनन जो यहां लिखा हुआ था, मिल्स कैनन, ये लिखा हुआ था मिल्स कैनन। मिल्स कैनन आर 5 मेथड ऑफ लॉजिकल इंडिकेटर। जो मिल्स कैनन है ये 5 मेथड ऑफ लॉजिकल इंडिकेटर है। 5 मेथड ऑफ लॉजिकल इंडिकेटर, लॉजिकल इंडिकेटर का 5 मेथड है, उसे कहते हैं मिल्स कैनन। मिल्स कैनन उसे कहते हैं। लॉजिकल इंडिकेटर का 5 मेथड्स है, उसे कहते हैं मिल्स कैनन। ये आप कभी नहीं पढ़ा होगा, आई होप, मुझे पता है, या फिर पढ़ा भी होगा, मुझे इतना तो मुझे है, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो आप जाकर गूगल पर सर्च करेंगे कि 5 मेथड्स ऑफ लॉजिकल इंडिकेटर्स क्या है। तो जो 5 मेथड्स ऑफ लॉजिकल इंडिकेटर्स का 5 मेथड है, उसे कहते हैं मिल्स कैनन। इस मेथड को डेवलप किया था, उसका नाम था जॉन स्ट्रॉट मिल, जॉन स्ट्रॉट मिल, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा मिल्स कैनन। ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे एंड इकोनॉमिस्ट थे। तो ये 5 मेथड ऑफ लॉजिकल इंडिकेटर क्या है? ये है द कैनन आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश, ये जो कैनन है 5 कैनन जो है, अभी जो हम पढ़ेंगे नीचे में है लिखा हुआ, ये कैनन जो है यूज्ड टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, कारक कार्य संबंधी बिटवीन 2 और मोर ग्रुप डेटा। 2 या 2 से ज्यादा डेटाओं का जो समूह होता है, उन समूह के बीच जो है ये कॉजल रिलेशनशिप बताता है कैनन। 5 कैनन, जो 5 कैनन है, देखिए 5 कैनन जो है उसमें एक है मेथड ऑफ एग्रीमेंट और दूसरा है मेथड ऑफ डिफरेंस, जो यहां दिया हुआ था मेथड ऑफ डिफरेंस। तो जब मेथड ऑफ डिफरेंस दे सकता है तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट भी दे सकता है कभी एग्जाम में। ये आप याद रखिएगा, जो मेथड ऑफ एग्रीमेंट हो या मेथड ऑफ डिफरेंस हो या जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस या मेथड ऑफ रेसिड्यूज या मेथड ऑफ कंकमिटेंट वेरिएशन, ये जो पांचों जो हैं इसे कहते हैं मिल्स कैनन। मिल्स कैनन, मिल्स कैनन, कैनन, मिल्स कैनन, जिसमें आपको आपके क्वेश्चन में एक दिया हुआ है मेथड ऑफ डिफरेंस, एक दिया हुआ है। तो ये मेथड, ये पांचों जो है एक लॉजिकल इंडिकेटर है, इसे कहते हैं 5 मेथड ऑफ लॉजिकल इंडिकेटर, या इसको आप दूसरे शब्द में कह सकते हो मिल्स कैनन कह सकते हो। क्लियर ना? ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, हो सकता है कभी एग्जाम में घुमा फिरा कहीं कुछ दे दे तो आपको बात समझ में आ जाए।
और लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या है, जो मैंने पहले कहा, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, जो मैंने पहले कहा कि द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल स्टेट्स, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल कहता है दैट कि ओनली वन वेरिएबल शुड बी मैनिपुलेटेड एट ए टाइम, एक समय में आप एक ही वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस कानून को, इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। दिस इज द फंडामेंटल एजम्पशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बुनियादी मान्यताएं हैं, फंडामेंटल एजम्पशंस है। क्लियर? चलिए, और एग्रीगेट इवेंट क्या होता है? तो एग्रीगेट इवेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड, हम एग्रीगेट इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटर, अच्छे तरीके से, एग्रीगेट इवेंट को अच्छे तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन जब इंडिविजुअल इवेंट अलाइन विद द assumptions ऑफ randomization which is crucial to ensuring the representativeness of the sample। ठीक है, उसके बाद है इंटरेक्टिव ऑफ द टेस्टिंग, इंटरेक्टिंग ऑफ द टेस्टिंग जो है वो आप देखेंगे वो थ्रेड्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, एक्सपेरिमेंटल सॉरी वैलिडिटी का थ्रेड, वैलिडिटी थ्रेड्स है बाय चेंजिंग हाउ डिफरेंस वेरिएबल्स एंड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस था थोड़ा सा डिफिकल्टी, थोड़ा सा अलग, लेकिन मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आपको ताकि आप बात को समझ जाए। ठीक है ना? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 4, और दूसरा का हो जाएगा फर्स्ट, तीसरा का हो जाएगा थर्ड, और चौथा का हो जाएगा सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात 78 कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग थ्योरिस्ट क्रोनोलॉजिकल, जो थ्योरिस्ट हैं उसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज कीजिए। थोड़ा सा यहां एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको समझ में आ जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो डी नंबर है उसमें दिया हुआ है कन्फ्लिक्ट थ्योरी बाय वेबर, एग्जाम में ऐसे ही था, और कन्फ्लिक्ट थ्योरी बाय मार्क्स। इतना बात तो हमको समझ में आता है कि मार्क्स की कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, लेकिन वेबर की कन्फ्लिक्ट थ्योरी पता नहीं। वेबर एक कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, पता नहीं। मार्क्स तो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, जिसमें मार्क्स ने रूलिंग क्लास की बात किया, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी की बात किया, बातों से, लेकिन वेबर जो है उसने तो रेशनलाइजेशन की बात किया, रेशनलाइजेशन की बात किया। साथ ही साथ वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, ब्यूरोक्रेसी की बात करता है वेबर, मैक्स वेबर, पता नहीं। तो खैर अगर आपको पता होगा तो बताइएगा मुझे प्लीज। तो पहला जो है मैक्स वेबर, अगर आप समझिएगा इस बात को, तो इसमें जो फर्स्ट है उसमें डी जो मैक्स वेबर है, जो मैक्स वेबर जो है सबसे पहले आता है। करीब करीब मैक्स वेबर की जो डेथ है, वो मतलब जन्म जो है वो 1818 में है, आई होप अगर मैं सही हूँ तो। और उन्होंने जो अपना क्लास कन्फ्लिक्ट की थ्योरी दिया था, वो दिया था लगभग 19th के शुरुआत में। इसलिए मैक्स वेबर जो है सबसे पहले आता है इस क्रोनोलॉजी में। इसलिए मैक्स वेबर अगर पहले आएगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तब आ जाएगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है। और मैक्स वेबर के बाद जो है वो जस्ट बाद आता है दुर्खिम, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, दुर्खिम का फंक्शनलिस्ट थ्योरी, दुर्खिम का। तो इसलिए पहले होगा ई, पहले हो जाएगा ई नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और दुर्खिम हो जाएगा 2 नंबर पहला। तो ए का पहला, ई का ई हो जाएगा फर्स्ट और ए हो जाएगा सेकेंड, इसलिए आंसर इसका ये होगा, ये नंबर। और दुर्खिम के जस्ट बाद जो है वो वेबर का थ्योरी है, मैक्स वेबर की थ्योरी है, 3 नंबर में मैक्स वेबर हो जाएंगे। उसके बाद है मीड की थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी, मीड की 4 नंबर पे ये हो जाएंगे। उसके बाद है ओपन सिस्टम थ्योरी, बर्टलेन फाई का 5 नंबर पे ये हो जाएंगे। इस तरह से, ठीक है ना? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। मार्क्स, कार्ल मार्क्स का जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है जो 1818 से 1883 तक है। कार्ल मार्क्स आइडियाज ऑन क्लास कन्फ्लिक्ट, उन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट की आइडिया दिया, एंड कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म की बात उन्होंने की,
वेयर डेवलप इन द मिड 19th सेंचुरी। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दिया है क्लास कन्फ्लिक्ट की या कैपिटलिस्ट की, जो उन्होंने बात किया है वो मिड 19th सेंचुरी में बात किया है। और उसके बाद जस्ट आता है दुर्खिम। दुर्खिम का जन्म जो है वो यहाँ है, वो आप डेट ऑफ बर्थ याद मत रखेंगे, अगर रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने जो थ्योरी दिया है उस पर बात रखेंगे कि इमाइल दुर्खिम्स इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ फंक्शनलिज्म। ये फंक्शनलिज्म का फाउंडिंग फिगर माना जाता है इमाइल दुर्खिम को। एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशोलॉजी, उन्होंने सोशोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी लेट 19th से लेकर के अर्ली 20th सेंचुरी के बीच इनकी ये थ्योरी, इन्होंने ये काम किया है। इसलिए सेकेंड नंबर में ये हो जाएगा। मिड 19th में मार्क्स है, इसलिए मार्क्स पहले हो जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे ये हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने लेट 19th से अर्ली 20th के बीच काम किया है। उसके वेवर, मैक्स वेवर जो है हु वर्कड अराउंड द सेम टाइम एज दुर्खिम, उन्होंने जब दुर्खिम के ही लगभग सेम टाइम पर उन्होंने काम किया है वेवर। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कन्फ्लिक्ट थ्योरी, उन्हें कन्फ्लिक्ट थ्योरी की तरह ही काम किया है। मतलब मार्क्स की थ्योरी और मैक्स वेबर के जो कंसेप्ट थे वो लगभग लगभग मिलते जुलते थे, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोर किया पावर एंड ब्यूरोक्रेसी को इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 3 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इन्होंने डेवलप किया था सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म की थ्योरी उन्होंने दिया था, और उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था सोशल इंटरेक्शन के बारे में, समाज के साथ लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि लोग समाज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। उसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, एंड एक्टिव इन द लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी। उसके बाद है तो इसलिए 4 नंबर ये हो गया। उसके बाद है बटलेनफाई, बटलेनफाई इसको कहते हैं, इसका पूरा जो नाम है वो है लुडविग वॉन बटलेनफाई, इंट्रोड्यूस्ड ओपन सिस्टम थ्योरी इन द मिड 20th सेंचुरी। उन्होंने ओपन सिस्टम थ्योरी दिया था मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है, इसलिए इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसमें पहला इसलिए हो जाएगा आपको मार्क्स सबसे फर्स्ट में आ जाएंगे, और उसके बाद आ जाएंगे दुर्खिम सेकेंड नंबर में, उसके बाद मैक्स वेबर हो जाएंगे थर्ड नंबर में, उसके बाद मीड आ जाएंगे फोर्थ नंबर में, उसके बाद आ जाएंगे बटलेनफाई हो जाएंगे 5 नंबर में। ये इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। 79 क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं, आई होप मुझे अच्छे से पता है कैसे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, और आप पता है कैसे मैच करेंगे, क्या है देखिए। जहां बात कर दिया पहला नंबर में फर्स्ट में हायरार्किकल स्ट्रक्चर, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडिंग एजुकेशन सिस्टम, हम किस में ग्रेड देते हैं, किस में नंबर्स देते हैं, किस में बच्चों को ग्रेड में डिवाइड करते हैं, किस में एक स्ट्रक्चर के तौर पे हम काम करते हैं, किस में हायरार्की के तौर पे काम करते हैं, वो होता है फॉर्मल एजुकेशन में। इसलिए एक का हो जाएगा थर्ड नंबर। नहीं, फॉर्मल एजुकेशन में ग्रेडिंग सिस्टम काम होता है, बच्चों को ग्रेड देते हैं, क्लास वाइज करते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है उसमें, है ना। इसलिए फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड हो गया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, है ना, और ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्री ऑफ टाइम एंड स्पेस लिमिटेशन। लर्निंग, ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस आप सेट कीजिए जो फ्री ऑफ टाइम हो, मतलब जब हो तब आप उसको देख सकते हैं, जब हो तब उसको आप देख सकते हैं। एंड स्पेस लिमिटेशन, लेकिन स्पेस लिमिटेड हो, स्पेस लिमिटेशन हो बी का। देखिए इसे कहते हैं, जब आप इसको देखते हैं तो इसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि ऑनलाइन कोर्स वगैरह करते हैं आप, जो ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो उसमें सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्री ऑफ टाइम, यानी कि उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता है, फ्री ऑफ टाइम होता है, आप जब मन है तब उसको कर सकते हैं। एंड स्पेस लिमिटेशन, और उसमें कुछ स्पेस लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि एक एट ए टाइम आप कुछ लोग ही उसमें सीख सकते हैं, मतलब स्पेस लिमिटेशंस कुछ होते हैं, ऐसे नहीं कि आप एक मतलब में 50 करोड़ लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता, तो स्पेस लिमिट का लिमिटेशन होता है, लेकिन फ्री ऑफ टाइम जब मन है तो आप जिस तरह सीख सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसका 2 नंबर हो जाएगा। तो ए का
3 और बी का 2, इसका मतलब हो जाएगा ये आपका आंसर है। और सी का 4, जैसे कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर बाई एवरी इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम डेली, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जहां हर इंसान जो है वो डेली कुछ न कुछ सीखता है, उसे कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। जहां आप कहीं इनफॉर्मल, इसको मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इनफॉर्मल है, यानी आप हर जगह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, उसे कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इसलिए इसका हो जाएगा 4 नंबर। और एजुकेशन आउट ऑफ द कन्फाइंड स्कूल, यानी स्कूल से बाहर, इस कन्फाइन ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर एजुकेशन हासिल करना, फॉर डाइवर्स नीड्स और इंटरेस्ट, जो अलग अलग लोगों के नीड्स है, अलग अलग इंटरेस्ट है, उसके बेस पे सीखना, लेकिन स्कूल के बाहर सीखना, इसे कहते हैं डी स्कूलिंग। इस मेथड को कहते हैं डी स्कूलिंग, इसलिए इसका पहला नंबर 1 हो जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। ठीक है ना? आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम, समझ ना? ये एक स्ट्रक्चरल एजुकेशनल सिस्टम है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रेड्स और लेवल। हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है लेवल और ग्रेड के बेस पे करते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है ना, ग्रेड लेवल होता है ना, इसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन मींस नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्टिविटीज, हम लर्निंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम, लेकिन जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम है उसके बाहर, उससे अलग हट करके। ऑफन फ्लेक्सिबल, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होता है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड लोकेशन, टाइम के बेस पर और लोकेशन के बेस पर ये फ्लेक्सिबल इसमें पाया जाता है, यानी कि आपको जब समय हो तब आप इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जहां मन हो जहां देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि वर्कशॉप, जैसे कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ये सब जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। क्लियर ना? उसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ लर्निंग, लर्निंग का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट हैपेंस इन एवरीडे लाइफ, ये एवरीडे लाइफ, हर दिन आप सीखते रहते हैं, थ्रू एक्सपीरियंस के जरिए सीखते हैं, रेदर देन स्ट्रक्चर्ड सेटिंग, इसमें कोई स्ट्रक्चर सेटिंग नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर सेटिंग नहीं होता है, एक आप एक्सपीरियंस के जरिए जो है एवरीडे हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल लर्निंग फ्रॉम फैमिली, आप फैमिली से कुछ सीख सकते हैं, पीयर्स दोस्तों से सीख सकते हैं, मीडिया से, कामों से कुछ सीख सकते हैं, इसे कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। डी स्कूलिंग, de-schooling emphasizes education outside traditional schooling, जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है, जो पारंपरिक स्कूल है, जो पूर्वजों से चलता आ रहा है सिस्टम, उससे हट करके, आउटसाइड, उससे बाहर जा करके सीखना, फोकसिंग ऑन लर्निंग दैट मीट्स इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट, ये जोर देता है, फोकस करता है, ध्यान देता है कि इंडिविजुअल के नीड्स को और उसके इंटरेस्ट को मीट कर सके, हम हासिल कर सके, हम उसको पूरा कर सके, इसे कहते हैं डी स्कूलिंग। क्लियर ना? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला का हो जाएगा थर्ड, दूसरा का हो जाएगा सेकेंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा का हो जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन 4, और चौथा का हो जाएगा डी स्कूलिंग पहला। ठीक है ना? आई होप आप बात को समझ गए। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि अरेंज फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रंस इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग आईक्यू। आईक्यू आप जानते हैं ना, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो कहता है कि जो आपको नीचे में दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं, कि सबसे कम आईक्यू किसका है, उससे ज्यादा किसका होगा, 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो सबसे कम किसका होगा आईक्यू? सबसे कम आईक्यू जो है वो होगा परफॉर्म्ड मेंटल रिटार्डेशन का, परफॉर्म्ड मेंटल रिटार्डेशन का, इसका आईक्यू जो है वो 20 से लेकर के 25 के बीच होता है, लिख लीजिएगा इसको आप। उसके बाद आता है सेवियर मेंटल रिटार्डेशन, इसके आईक्यू जो है वो 25 से लेकर के लगभग आई होप 35 के बीच आता है, हाँ 35 के बीच। उसके बाद आएगा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट जो है 35 से लेकर के और 50 के बीच आएगा इसका। और उसके बाद है
माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, इसका जो है 50 से लेकर के 70 के बीच आता है आईक्यू, और सबसे स्लो लर्नर्स जो हैं उसका 70 से लेकर के 85 के बीच आता है। ठीक है ना, इसलिए सबसे नीचे जो होगा, सबसे कम आईक्यू है, उसका है डी नंबर का प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, इसलिए ये पहला होगा, डी नंबर फर्स्ट। उसके बाद है उसके बाद हो गया ये सेवियर मेंटल रिटार्डेशन, ई हो जाएगा सेकेंड नंबर। डी पहला और ई सेकेंड, डी फर्स्ट ई सेकेंड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ये हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद हो जाएगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ये हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद स्लोअर लर्नर्स, ये है 5 नंबर पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। याद करने के लिए आप इसको याद कर ले, कैटेगरी प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, इसका जो है बिलो 25 से 30 के नीचे है। सेवियर मेंटल रिटार्डेशन, इसका जो है 20 से 35 है। अब मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, इसका जो है 35 से 40 है, 50 है सॉरी। अब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन जो है 50 से 70 है, और स्लो लर्नर जो है 70 से 85 है। सबसे कम ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ये नंबर फर्स्ट, डी ई। पहला हो जाएगा डी, दूसरा हो जाएगा ई, तीसरा हो जाएगा बी, चौथा हो जाएगा सी, और पांचवा हो जाएगा ये 5 नंबर। क्लियर? तो इस तरह से हमने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। जो प्रॉब्लम होगा वो प्लीज हमको शेयर करेंगे, कमेंट्स करके बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस पर। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं हम स्टॉप करेंगे, और अपना ख्याल रखेंगे। और प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, अगर कुछ गलतियां हो रही हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देंगे मुझे, ताकि मैं उसको फिर से करेक्ट कर सकूं, बेहतर कर सकूं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।